नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, वह मंच जहां शब्द केवल कहे नहीं जाते बल्कि अनुभूत किए जाते हैं। आज के साप्ताहिक अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं लघु व्यंग्य आलेख, चित्र अथवा फोटो की सार्थकता, जिसे लिखा है सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन दुबे ने। यह आलेख मानवीय मनोविज्ञान और सौंदर्य बोध के उस सूक्ष्म सत्य को उजागर करता है जहां केवल एक चित्र, एक आकृति या एक चेहरा मन में प्रेम, आकर्षण और कल्पनाओं की दुनिया रच देता है। महाकवि कालिदास की काव्य परंपरा से लेकर आधुनिक फोटोग्राफी तक की यात्रा में लेखक यह प्रश्न उठाते हैं, क्या सौंदर्य केवल आंखों से देखा जाता है या वह आत्मा तक उतर जाने वाली अनुभूति है? तो आइए इस व्यंग्यात्मक लेकिन गहन आलेख के माध्यम से हम भी देखें, समझें और मुस्कुराएं कि एक चित्र कैसे जीवन के अर्थ रच देता है। क्या सिर्फ एक तस्वीर देखकर किसी से प्यार हो सकता है? मतलब बिना मिले, बिना कोई बात किए, बस एक चित्र। क्या ये मुमकिन है? सवाल बहुत दिलचस्प है। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास सुरता साहित्य की धरोहर पोर्टल से डॉक्टर अर्जुन दुबे का एक लेख है जिसका शीर्षक है चित्र अथवा फोटो की सार्थकता। और ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस लेख के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ आज की स्वाइप वाली दुनिया की बात है या इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। हाँ, सदियों पुरानी कहानियों में हम कालिदास से लेकर महाभारत तक जाएंगे और देखेंगे कि एक तस्वीर में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। तो चलिए इस विचार की परतें खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। लेख की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत उदाहरण से होती है, महान कवि कालिदास की नाट्य रचना मालवे काग्निमित्र से। हाँ। कहानी यह है कि राजकुमार अग्निमित्र अपनी ही रानी की दासी मालविका को देखे बिना सिर्फ उसका चित्र देखकर मोहित हो जाते हैं। देखिए, पहली बार में ये लगता है कि ये तो बस कवि की कल्पना है। बिल्कुल, मुझे भी यही लगा। लेकिन लेखक डॉक्टर दुबे इस पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत सटीक चित्रण है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, उस जमाने में कैमरे नहीं थे, लेकिन चित्रकार थे। ऐसे चित्रकार जो किसी की हूबहू तस्वीर बना सकते थे। हाँ, ये तो है। तो जब अग्निमित्र के हाथ मालविका का वो चित्र लगता है तो वे उसके सौंदर्य, उसकी भंगिमा से इतने प्रभावित होते हैं कि वो मनी मन उसे दिल दे बैठते हैं। पर क्या ये थोड़ा सतही नहीं लगता कि किसी के बाहरी रूप को देखकर ही आपने मन बना लिया? क्या होता अगर मालविका असल में वैसी नहीं होती जैसी चित्र में दिख रही थीं? ये तो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ भी है। अच्छा? चित्र में एक आकर्षण पैदा किया, एक उम्मीद जगाई। ठीक है। लेकिन प्रेम की पुष्टि तब हुई जब अग्निमित्र ने मालविका को असल में नृत्य करते हुए देखा। हाँ। उन्होंने पाया कि वो चित्र से भी ज्यादा प्रतिभाशाली और सुंदर हैं। अरे वाह! तो कह सकते हैं कि चित्र ने दरवाजा खोला, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कदम रखने का फैसला असल मुलाकात ने करवाया। अच्छा, तो तस्वीर एक तरह का ट्रेलर थी, पूरी फिल्म नहीं। बिल्कुल। छवि ने एक नींव रखी और वास्तविकता ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी। इसने बस कहानी की शुरुआत की। और ये जो आकर्षण वाली बात है, लेख हमें याद दिलाता है कि सौंदर्य पर मोहित होना कोई नई बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पौराणिक कथाएं तो ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। भरी पड़ी हैं। लेखक हमें कई कहानियों की याद दिलाते हैं। जैसे ऋषि नारद का उदाहरण है। हाँ, बताइए। वो मोहिनी रूप धारण की हुई कन्या के सौंदर्य पर इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने भगवान विष्णु से वही रूप पाने का वरदान मांग लिया। मतलब वो अपने मूल स्वरूप को भूलकर उस सौंदर्य के पीछे भाग रहे थे। बिल्कुल। मित्र का किस्सा तो और भी कमाल का है। हाँ, वो तो अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे। इंद्र का सिंहासन तक हिला गया था उन्होंने, लेकिन जब अप्सरा मेनका उनके सामने आई तो वो उनके सौंदर्य पर ऐसे मुग्ध हुए कि अपनी सारी तपस्या सब भूल गए। और उन्हीं के सहयोग से फिर शकुंतला का जन्म हुआ। सही। इन कहानियों का बड़ा मतलब ये है कि वे सिर्फ शारीरिक आकर्षण की बात नहीं कर रही हैं। वे दिखा रही हैं कि सौंदर्य में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो महान ऋषियों के दशकों की तपस्या भंग कर दे। सही बात है। यहाँ सौंदर्य सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो किसी के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद महाभारत में मिलता है। राजा शांतनु का। हाँ, राजा शांतनु और सत्यवती। वो सत्यवती के सौंदर्य के प्रेम में इस कदर पड़ रहे कि उनके बिना व्याकुल रहने लगे। और उस प्रेम की कीमत कौन चुकाता है? उनके पुत्र देवव्रत, हाँ, जिन्हें अपने पिता की खुशी के लिए वो कठोर भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, जिसने पूरे साम्राज्य का भविष्य ही बदल दिया। सोचिए, एक व्यक्ति का सौंदर्य के प्रति आकर्षण एक पूरे वंश की कहानी लिख गया। सही कहा। ये कथाएं हमें बताती हैं कि सौंदर्य का आकर्षण मनुष्य के स्वभाव का एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरा हिस्सा रहा है। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो इतिहास बदल सकती है। तो अगर ये इतनी पुरानी और शक्तिशाली बात है, तो आज के दौर में इसका रूप कैसा है? लेखक इस प्राचीन विचार को आज के समय से बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। कैसे? विवाह से पहले फोटो देखने की परंपरा तो आज भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। अरे हाँ, ये तो है। लेख में एक बड़ी मजेदार टिप्पणी है जो मुझे बहुत पसंद आई। क्या? बॉडी लैंग्वेज बाद की बात है, पहले तो बॉडी का चित्र देखना आवश्यक समझा जाता है। और ये बात आज 100% सच है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये परंपरा आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। मैट्रिमोनियल साइट्स हों या डेटिंग एप्स। हाँ, हर जगह। हाँ, पहला फिल्टर क्या होता है? एक तस्वीर, किसी की प्रोफाइल पिक्चर। सही बात है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी बातें, उसकी सोच, ये सब तो बहुत बाद में आता है। पहली छाप तो एक छवि ही बनाती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में फिर वही सवाल आता है, क्या उस जमाने के चित्र और आज की प्रोफाइल पिक्चर एक ही चीज है? अच्छा सवाल है। आज तो हमारे पास फिल्टर्स हैं, दर्जनों में से अपनी सबसे अच्छी तस्वीर चुनने का विकल्प है। हम अपनी एक खास इमेज बनाकर पेश कर सकते हैं। हाँ। क्या ये उस जमाने की ईमानदारी से थोड़ा अलग नहीं है, जहाँ चित्रकार जो देखता था वही बनाता था? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। धोखा होने की गुंजाइश आज शायद ज्यादा है। वही तो। लेकिन अगर हम इंसानी फितरत को देखें तो शायद ज्यादा फर्क नहीं है। क्या उस दौर का राजकुमार या राजकुमारी चित्रकार से ये नहीं कहता होगा कि मुझे मेरे सबसे अच्छे रूप में चित्रित करना? हाँ, ये भी हो सकता है। हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा ही दिखाना चाहता है। माध्यम बदल गया है, कैनवस की जगह अब इंस्टाग्राम है, लेकिन अपनी एक आदर्श छवि पेश करने की चाहत वही है। मतलब तकनीक बदल गई पर इंसान की साइकोलॉजी नहीं बदली। बिल्कुल। आज की प्रोफाइल पिक्चर प्राचीन काल के उस चित्र का ही एक डिजिटल और ज्यादा नियंत्रित रूप है। हम आज भी पहली नजर में प्रभावित होना चाहते हैं और करना चाहते हैं। लेकिन एक मिनट, हम सिर्फ रूप और सौंदर्य की बात कर रहे हैं, पर क्या प्यार के लिए हमेशा दिखना ही सब कुछ होता है? मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है। नहीं है। क्या लेख में इस पर भी कोई बात है? हाँ, और यहीं पर लेखक एक बहुत गहरा मोड़ लेते हैं। अच्छा। वो एक बिल्कुल अलग उदाहरण देते हैं, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान। हाँ। संयोगिता दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज को कभी नहीं देखा था। कभी नहीं। कभी नहीं। उन्होंने तो बस उनकी वीरता, उनके शौर्य और न्याय की गाथाएं सुनी थी। ये तो लव एट फर्स्ट साइट का एकदम उल्टा हो गया। ये तो बिना देखे ही प्यार हो गया। हाँ। तो फिर यहाँ चित्र की क्या भूमिका है? यहाँ एक अलग तरह का चित्र है, एक मानसिक छवि। मानसिक छवि? संयोगिता ने पृथ्वीराज के कर्मों और उनकी प्रतिष्ठा की कहानियां सुनकर अपने मन में उनकी एक तस्वीर बना ली थी। अच्छा। वो तस्वीर किसी कैनवस पर नहीं, बल्कि उनके मन में थी, और वो उस भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि उस मानसिक छवि से प्रेम कर बैठी। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है कि चित्र सिर्फ वो नहीं होता जो आंखों से दिखता है, वो भी हो सकता है जो मन में बनता है। बिल्कुल। किसी के गुण, किसी का चरित्र, किसी की बहादुरी भी एक तरह की तस्वीर बना सकती है। बिल्कुल। और वो मानसिक चित्र कभी-कभी भौतिक चित्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ रूप नहीं, बल्कि पूरे चरित्र को दर्शाता है। संयोगिता का प्रेम इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आकर्षण के कई आयाम होते हैं और शारीरिक सौंदर्य उनमें से सिर्फ एक है। शायद सबसे पहला, पर जरूरी नहीं कि सबसे अहम हो। सही कहा। ये एस्थेटिक्स वाली बात बहुत गहरी है। मुझे याद है लेख में इसी को लेकर कालिदास और शेक्सपियर की एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई थी, है ना? हाँ, और मेरे हिसाब से ये लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताइए। लेखक कहते हैं कि शेक्सपियर जब क्लियोपेट्रा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वो बहुत हद तक शारीरिक और इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वो वासना की तृप्ति पर आधारित है। लेकिन जब कालिदास अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का चित्रण करते हैं तो वो अतृप्त सौंदर्य का प्रतीक है। अतृप्त सौंदर्य, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है ऐसा सौंदर्य जो आपको सिर्फ आकर्षित नहीं करता, बल्कि आपको और जानने के लिए और गहरा उतरने के लिए मजबूर करता है। अच्छा। वो एक पहेली की तरह है जो कभी पूरी तरह सुलझती नहीं। ये एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र की उच्चतम भावनाएं, तो एक सौंदर्य वो है जो इंद्रियों को संतुष्ट कर दे, और दूसरा वो जो आत्मा को स्पर्श करे और उसे बेचैन कर दे। लेखक का कहना है कि जीवन में अगर ये एस्थेटिक्स न हो तो जीवन ही निरर्थक है। मुझे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा याद आ रही है। बहुत अच्छा उदाहरण है। आज सदियों बाद भी लोग उसकी मुस्कान का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस एक सुंदर चेहरे की तस्वीर नहीं है, उसमें एक रहस्य है, एक अधूरापन है जो उसे असाधारण बनाता है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण पकड़ा। यही अतृप्त सौंदर्य है। यही वो कला है जिसके बारे में लेखक कहते हैं, चित्र के माध्यम से चरित्र को सम्मोहित कर देना। वाह क्या लाइन है। ये सिर्फ एक सुंदर चेहरा बनाना नहीं, बल्कि उस चेहरे के पीछे की आत्मा, उसके रहस्य को पकड़ने की कला है। कालिदास ने मालविका का ऐसा ही चित्र प्रस्तुत किया, जिसे देखकर अग्निमित्र सिर्फ उसके रूप पर नहीं, बल्कि उसके अंदर के कलाकार उसकी आत्मा पर मोहित हो गए। बिल्कुल, ये सौंदर्य आंखों से शुरू होकर आत्मा में उतर जाता है। यही महान कला की पहचान है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो कहानी एक चित्र से शुरू हुई थी। हमने देखा कि कैसे मालविकाग्निमित्र में एक तस्वीर प्रेम की चिंगारी जला सकती है। फिर हम पौराणिक कथाओं में गए और देखा कि सौंदर्य में साम्राज्य बदलने तक की शक्ति है। और फिर हमने उस विचार को आज की प्रोफाइल पिक्चर वाली दुनिया से जोड़ा, ये समझते हुए कि माध्यम भले ही बदल गया हो, पर पहली छाप की अहमियत आज भी उतनी ही है। लेकिन फिर संयोगिता की कहानी ने हमें याद दिलाया कि सबसे शक्तिशाली चित्र वो होता है जो कर्मों और चरित्र से हमारे मन में बनता है। बिल्कुल। और अंत में कालिदास और शेक्सपियर की तुलना ने हमें सौंदर्य के दो अलग अलग रूपों से मिलवाया। एक जो शरीर को तृप्त करता है और दूसरा जो आत्मा को बेचैन करता है, जिसे लेखक एस्थेटिक्स की पराकाष्ठा कहते हैं। और लेखक इसी गहरी समझ के लिए महान कवि कालिदास को नमन करते हैं, जिन्होंने चित्र और प्रेम दोनों की सार्थकता को अपनी रचनाओं में अमर कर दिया। ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या है वो सवाल? आज की दुनिया में जहां हम हर सेकंड हजारों तस्वीरों और छवियों से घिरे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर, विज्ञापनों में, हर जगह, क्या किसी एक तस्वीर का हमारे ऊपर वैसा ही गहरा और जीवन बदलने वाला प्रभाव हो सकता है जैसा राजकुमार अग्निमित्र पर उस एक चित्र का हुआ था? या क्या छवियों की इस बाढ़ ने उनकी असली शक्ति को, उनके उस जादू को कहीं कम कर दिया है? श्रोताओं, आपने सुना डॉक्टर अर्जुन दुबे का लघु व्यंग्य आलेख, चित्र अथवा फोटो की सार्थकता। यह रचना हमें यह सोचने पर विवश करती है कि जिस सौंदर्य को हम आंखों में बसाते हैं वह केवल देह का आकर्षण है या किसी गहरे भाव, स्मृति और कल्पना का प्रतिबिंब। साहित्य और कला की यही शक्ति है कि वह एक क्षण, एक चित्र या एक शब्द के माध्यम से मानव चेतना को स्पर्श कर लेती है और उसे समय से परे अमर बना देती है। सुरता साहित्य की धरोहर का यह साप्ताहिक प्रयास हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की इसी संवेदनशील परंपरा को संरक्षित करने की एक विनम्र कोशिश है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, एक नई रचना, नए विचार और शब्दों की नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए शब्दों से जुड़े रहिए, साहित्य से जुड़े रहिए। नमस्कार।